क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर नाइन क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर नाइन पार्ट वन ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स की बात करते हैं। व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। देखिए यहाँ पर जगनी आपका है। जगनी देखिए, जगनी इन द मार्केट हम देखनी जगनी लुक। देखिए यहाँ पर क्या है, जगनी लुकड फॉरवर्ड। जगनी लुकड फॉरवर्ड। देखिए, जगनी looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs। यहाँ देखिए क्या है, जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग-बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, सूख रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, सूख रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चढ़ने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे, वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। यहाँ देखिए क्या कि हाँ, देखिए and clockwork toys, all of which came from the city. The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. Why were they always on the move? She wondered. Her mother explained that they were traders, people who bought things where they were made, where they were made and sold them elsewhere। फिर आपको यहाँ पर आगे कहा गया, देखिए क्या कि हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। देखिए, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। यहाँ देखिए क्या कि यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पर्सन वेयर इन चैप्टर 8 दिस फाइन पोट्री स्पेशली वॉल्स एंड plates were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. How do you think it reached these places? Traders may have carried them from the place where they were made to sell them at other places। देखिए, अध्याय 8 में तुम उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक प्रवास से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। यहाँ आप देखिए क्या कि यू रीड अबाउट देखिए you read about northern black polished ware in chapter 8 this fine pottery especially bowls and plates were found from several archaeological sites throughout the subcontinent। देखिए, how do you think it reached these places? Traders may have carried them from the place where they were made to sell them at other places। देखिए यहाँ पे कहा है क्या कि साउथ इंडिया, यहाँ देखिए क्या, साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस स्पेशली पीपल एंड प्रीशियस स्टोन। पीपल वाज पार्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर so much so that it was known as black gold। So traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans। देखिए there must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India। दक्षिण भारत क्या, देखिए दक्षिण भारत सोना मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कीमती पत्थर दक्षिण भारत सोना मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड व्हाई दिस रीच्ड इंडिया? तो क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे? अब यहाँ देखिए क्या कि एक यहाँ पर जो खास आपको ए पोएम अबाउट ट्रेड, देखिए ए पोएम अबाउट ट्रेड, ट्रेड के बारे में यहाँ पे एक कविता लिखी, उसको यहाँ पर देखिए ए पोएम अबाउट ट्रेड यहाँ पर व्यापार से जुड़ी एक कविता यहाँ पर देखिए। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम्स। हियर इज वन विच डिस्क्राइब द गुड्स ब्राउट इनटू पुहार एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। देखिए यहाँ पर क्या व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं, कविताओं में भी मिलते हैं। देखिए नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले मार्ग का वर्णन मिलता है। अब यहाँ देखिए
Here are brought swift prancing horses by sea in ships, bells of black people in carts, and gems and gold born in the Himalayas, sandalwood देखिए यहाँ पर sandalwood born in the western hills, the pearls of southern seas, and collars from the eastern ocean, the yield of the Ganga and the crops from the Kaveri, foodstuffs from Sri Lanka, pottery from Myanmar, and other देखिए and other rare and rich imports। देखिए समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से में रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बनी मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। देखिए यहाँ पर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर मेंशन्ड, व्हाट वुड दे बी यूज फॉर। देखिए कविता में उल्लेखित चीज़ों की एक सूची बनाओ, क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। यहाँ हम देखिए क्या है कि इसमें जो खास चीज़ आपको कहा उसको यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रेडर्स एक्सप्लोरेड, देखिए ट्रेडर एक्सप्लोरेड सेवरल रूट्स, देखिए ट्रेडर्स traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. So, if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ships had to be built for these long journeys. यहाँ देखिए व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। न्यू किंगडम्स along the coast, यहाँ देखिए द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कंटिनेंट इज मार्क्ड इज यहाँ देखिए क्या है, द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कंटिनेंट इज मार्क्ड बाय ए लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स, प्लेटोज एंड रिवर वैली। देखिए amongst the river valleys that of the Kaveri is the most fertile. Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast became rich and powerful. Sangam poems mentioned in the Muvendar, and this is a Tamil word meaning three chiefs, used for the heads of three, used for the heads of three. Used for the heads of three ruling families, the Cholas, the Cheras, and Pandyas, who became powerful in South India around 2300 years ago. यहाँ देखिए समुद्र तट से लगे राज यहाँ पर कहा गया। देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं को मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। देखिए संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेरा, पांड्य जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। देखिए यहाँ पर क्या है कि द चीफ देखिए each of three chiefs had two centers. देखिए each of the three chiefs had two centers of power, one inland and one on the coast. देखिए of these six cities, two were very important, Puhar और कावेलीपत्तनम, the port of the Cholas, and Madurai, the capital of the Pandyas. देखिए the chief did not collect regular taxes. Instead they demanded and received gifts from the people. They also went on military expeditions and collected tribute from neighboring areas. They kept some of the wealth and distributed the rest amongst their supporters, including members of their family, soldiers, and poets. Many poets whose compositions are found in Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often देखिए who often rewarded them with precious stones, gold, horse, elephants, chariots, यहाँ पे देखिए elephants, chariots, and fine clothes. Around 2000 years later, a dynasty known as the Satvans became powerful in western India. The most
द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूरल, देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूरल ऑफ सातवाहन वाज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। वी नो, देखिए वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। देखिए गौतमी बालाश्री, देखिए गौतमी बालाश्री, ही एंड अदर, देखिए ही एंड अदर सातवाहना रूलर्स वर नोन एज द लॉर्ड्स of the lords were known as the lords of the दक्षिण, देखिए यहाँ पर दक्षिण पाता, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो आपको दक्षिणा पंथ है were known as the lords of Dakshina Panth, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region। देखिए यहाँ पर he sent his armies to the eastern, western and southern coast। Why do you think he wanted to control the coast? यहाँ पर देखिए जिसमें कहा गया कि ये मुखिया, यहाँ देखिएगा इन तीनों मुखिया, देखिए इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे, इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार एवं कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। देखिए ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी-कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आस-पास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। देखिए इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बरसी द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापंथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम परिचित था। श्री सातकर्णी पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? अब देखिए यहाँ पर क्या द स्टोरी ऑफ यहाँ पर जो कहा गया द स्टोरी ऑफ, देखिए रेशम मार्ग की कहानी था। यहाँ पर देखिए द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट की यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर क्या the rich glossy colors of silk as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies. Making silk is a complicated process. Raw silk has to extended from the Class 6 History Chapter 9 Part 2, Class 6 History Chapter 9 Part 2, द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। यहाँ पर हम द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट की बात करते हैं। रेशम मार्ग की जो कहानी है उनकी हम यहाँ बात करेंगे। द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट की बात करते हैं। हम देखिए क्या है कि द रिच ग्लोसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट ए हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज। मेकिंग silk is a complicated process. Raw silk has to be extracted from the cocoons of silkworms, spun, देखिए spun into thread, यहाँ देखिए spun into thread and when woven into cloth। Techniques of making silk were first invented in China around 7,000 years ago। देखिए while the methods remained at closely guarded secrets for thousands of years, some people from China who went to distant lands on foot, horseback, and on camels carried silk with them. The paths they followed came to be known as the Silk Route. The paths they followed came to be known as the Silk Routes। रेशम मार्ग की कहानी की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं।
कीमती चमकीले रंग, यहाँ देखिए क्या कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की देखिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले आपको चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ। तो इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर-दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे, वह रेशम मार्गसिक रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब आगे देखिए, समटाइम्स क्या देखो, समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंट गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट अबाउट 2000 ईयर्स एगो। वियरिंग सिल्क, देखिए वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन। वियरिंग सिल्क wearing silk became the fashion amongst rural and rich people in Rome. It was very expensive. It was very expensive as it had to be brought all the way from China. Along dangerous roads, through mountain and deserts, people living along the route often demanded payment for allowing traders to pass through. कभी कभी चीन के साथ कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी। क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। अब देखिए, समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंट गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। देखिए, एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट अबाउट 2000 ईयर्स एगो। वियरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंगस्ट रूरल एंड रिच पीपल इन रोम। देखिए, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव हैज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना along dangerous roads through mountain and deserts. People living along the routes often demanded payment for allowing traders to pass through. Look at map 6 page 76 to 77, which shows the Silk Route and its branches. Some kings tried to control large portion of the route. This was because they could benefit from taxes, tributes and gifts that were brought by traders traveling along the route. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. मानचित्र 6 पृष्ठ 76 को देखें। मानचित्र 6 पृष्ठ 76 और 77 को देखो। इसमें सिल्क रूट था, उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी इसे उन्हें कर शुल्क तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तोहफे के नजरिए यहाँ देखिए क्या कि चित्र इसमें जो आपको कहा गया था, इसको देखिए। यहाँ देखिए क्या कि मानचित्र 6 पृष्ठ 76 और 77 को देखिए। इसमें सिल्क रूट था, उसकी शाखाओं को दिखाया गया। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण
हाँ, अपना नियंत्रण देखिए, कुछ शासक इसके बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, सूख था, तोहफ़े के ज़रिए लाभ मिलता था। इसके बाद ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्यों से गुजरते वक़्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। और फिर आपको आगे यहाँ पे है देखिए क्या सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले यहाँ पे देखिए आप देखिए द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुषाण्स। यहाँ पे देखिए क्या कि द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट वर द कुषाण्स हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 years ago. Their two major centers of power were Peshawar and Mathura. Taxila was also included in their kingdom during their rule. A branch of the Silk route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westwards to the Roman Empire. The Kushan were amongst the earliest rulers of the subcontinent to issue gold coins. These were used by traders along the Silk Route. तो यहाँ पे आपको कहा गया सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज का हिस्सा था। इसके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग क्या करते थे। अब देखिए व्हाई डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू यूज कार्ट अलोंग्स द सिल्क रूट्स। देखिए क्या सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा। देखिए यहाँ फिर सिल्क वाज आल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाय सी। ट्रेस द रूट्स ऑन मैप 6 पेज 76 to 77। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द एडवांटेज एंड प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टिंग सिल्क बाय सी। यानी कि चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 पृष्ठ 76 से इसे ढूंढे। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होगी। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि द स्पीड ऑफ बुद्धिज्म की बात यहाँ पर की गई। देखिए द स्पीड ऑफ बुद्धिज्म की बात की गई, उसको यहाँ पर देखने प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि द स्पीड ऑफ बुद्धिज्म आपको है कि वो गौतम बुद्ध, उससे पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण फिगरें आपको महत्वपूर्ण तथ्य आपको लिखे गए, तो सर इसको भी देख लीजिए। यहाँ जो आप एक चीज आपको देख रहे हैं, यहाँ जो आप इस चीज़ को थोड़ा सी ध्यान दे दीजिए। यहाँ देखिए देखिए यहाँ पर क्या ए स्क्रप्चर फ्रॉम द स्तूप ए सांची। लुक एट द ट्री एंड द एम्पटी सीट बिलो इट। स्क्रप्चर्स कार्वेड दिस टू इंडिकेट दैट द बुद्धा हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट व्हाइल मेडिटेटिंग अंडर द ट्री। देखिए सांची के स्तूप का एक मूर्ति, यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। सांची के स्तूप, यहाँ पे क्या कि सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। यहाँ पर आपको देखिए उसके देखिए यहाँ पे आपको ये एक इमेज यहाँ पर आपको शो किया। उसके बाद ये वृक्ष का यहाँ पर सिंबल है। वृक्ष का यहाँ पर आपको सिंबल, बाकी देवी देवता का भी आपको सिंबल है। अब इसके बाद आगे हम देखिए क्या कि हम द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म की बात करते हैं। जो बुद्ध का जो प्रसार था, बुद्ध का जो प्रसार था, बौद्ध धर्म का जो प्रसार था, उसके प्रसार की हम यहाँ बात कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्या है कि उसके बाद जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए द मोस्ट फेमस कुशाना रिवर वाज कनिष्का, द मोस्ट फेमस कुशाना रूरल, द मोस्ट फेमस कुशाना रूरल वाज कनिष्का, who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा, देखो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। तो उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान, देख उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना कर कवि अश्व घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्व घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब संस्कृत में लिखना शुरू, द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वाज कनिष्का, who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. देखिए आप अश्व घोष ए पोएट हु कंपोज ए बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। देखिए द बुद्ध चरिता लिव्ड इन हिज कोर्ट। अश्व घोष यहाँ देखिए क्या अश्व घोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगन राइटिंग इन संस्कृत। यहाँ पे देखिए जो अश्वघोष यहाँ पे आपको है, अश्वघोष यहाँ पे देखिए एक बार फिर देखते हैं। मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वाज कनिष्का, who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. अश्वघोष ए पोएट यहाँ हम देखिए क्या कि अश्वघोष ए पोएट हु कंपोज ए बायोग्राफी ऑफ द बुद्ध चरिता लिव्ड इन हिज कोर्ट। As Ghosh and other Buddhist scholars now began writing in Sanskrit, a new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism, and Mahayana Buddhism now developed. This had two distinct features. Earlier, the Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the people tree. फिर देखिए नो यहाँ देखिए कि नो स्टैच्यू ऑफ बुद्धा वर मेड, मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला। देखिए द सेकंड चेंज वाज ए बिलीव इन बोधिसत्व Bodhisattva. These were supposed to be person who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in देखिए यहाँ पर क्या कि they could live in isolation and meditate in peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later to Korea and Japan. Buddhism also spread to Western and Southern India, where dozens of caves were hauled out of hills for monks to live in. अब यहाँ पर देखिए इस तक आपको होगी। इसके बाद आप यहाँ सबसे देखिए क्या कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। एक नई धारा आपको महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य देखिए यहाँ देखिए क्या इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली मूर्तियों यहाँ पे क्या कि पहली मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति। फिर हम देखिए क्या कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा आपको कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का देखिए बुद्ध की जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण देखिए क्या उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। देखिए इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी।
इनमें से अधिकांश देखिए क्या कि इनमें से अधिकांश बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, पर इनमें से जो आपको अधिकांश थे हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है कि इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उसकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्तियों द्वारा दर्शाया जाता था। आप देखिए निर्माण की देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्तियों द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। अब बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई बनाई जाने लगी। अब देखिए दूसरा परिवर्तन जो आपके यहाँ पर दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व दूसरा परिवर्तन आपको बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। देखिए धीरे-धीरे बोधिसत्व की पूजा बहुत काफ़ी लोकप्रिय हो गई। धीरे-धीरे आपको बोधिसत्व की पूजा बहुत लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी यह फैल गई। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया कि बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। यहाँ पे जो आपको इसमें काफ़ी विस्तार से देखिए बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म का प्रसार देखिए यहाँ पर कि बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी देखिए क्या कि बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। देखिए बुद्धिज्म ऑल्सो वेस्टर्न यहाँ पर जो आपको फिर एक इनमें से कुछ गुफाएँ राजा इनमें से देखिए क्या इनमें से कुछ गुफाएँ आपको राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ आपको व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएँ पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समीप बंदरगाह और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर देखिए बौद्ध धर्म आपको दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी आपको फैला। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है देखिए बाईं में देखिए क्या मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का यहाँ पर चित्र दिया गया। दाएं में तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा एक चित्र दिया गया। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानता और क्या क्या भिन्नताएं हैं। देखिए ये जो आपको इमेज देख रहे हैं, पहली बार जो इमेज आप यहाँ पर देख रही है आपको मथुरा में बनाया गया इमेज है, और दूसरा जो इमेज आप यहाँ पर देख रही है आपको तक्षशिला में बनाया गया यहाँ पर इमेज है। दोनों में काफ़ी सारे अंतर हैं और काफ़ी कुछ समानताएं हैं, तो आपको देखा जाएगा बाद में। अब यहाँ पे देखिए क्या कि बिलो द लेफ्ट यहाँ पे देखिए आपको बिलो द लेफ्ट हुआ। देखिए एन इमेज द बुद्धा फ्रॉम मथुरा, राइट एन इमेज ऑफ द बुद्धा फ्रॉम तक्षशिला, लुक एट दिस एंड नोट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस दैट यू मे फाइंड। अब आगे इसमें जो कहा उसको यहाँ पर देखिए सम ऑफ देखिए क्या कि सम ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड, यहाँ पे जो कहा देखिए बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया वेयर डजन्स ऑफ कैव्स एंड hollowed out of hills for monks to live in. Some of these caves were made on the orders of kings and queens, others were merchants and farmers. These were often located near passage through the western ghats. Roads connecting the road connecting prosperous ports prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes. Traders probably halted in these cave monasteries during their travel. Buddhism also spread southeastwards to Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and other parts of Southeast Asia, including Indonesia. The older form of Buddhism known as Trigveda, देखिए known as Theraveda, देखिए यहाँ पर Theraveda Buddhism are more popular in this area। यहाँ हम जो था इसको पहले देख लीजिए।
हाँ, देखिए यहाँ पर क्या बौद्ध धर्म यहाँ पर क्या कि देखिए बौद्ध धर्म आपको बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ पर देखिए क्या है कि इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ गुफाएं व्यापारियों तथा कृषकों के आदेश पर। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के देखिए दक्कन के शहरों और घाटों और तटों के पर समृद्ध बंदरगाह और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है देखिए ऐसा लगता है कि यात्राएं करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी आपको फैला। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी आपको फैला। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या कि थेरवाद यहाँ पर आपको क्या देखिए यहाँ पे ये थेरावाद यहाँ पर क्या थेरावाद है THERAVAD मतलब थेरावाद हो गया। थेरावाद देखिए थेरावाद नामक बौद्ध यहाँ देखिए क्या कि थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक परिचित था। यहाँ पे जो आपको कहा गया देखिए थेरावाद बुद्धिज्म आर मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज। देखिए यहाँ पे फिर रीड पेज 100 रीड पेज नंबर 100 वंस मोर। कैन यू थिंक ऑफ हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड टू दीज लैंड्स। देखिए पृष्ठ संख्या 100 को फिर से एक बार पढ़िए। क्या आप तुम बता सकते हो बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला। फिर यहाँ देखिए क्या आगे यहाँ पे आपको कहा गया आगे यहाँ पे जो कहा उसको था यहाँ पे देखिए एक कैब एट का एक यहाँ पे जो कैब गुफा दिया एक कैब एट कारले एक कैब एक कारले महाराष्ट्र एक कैब यहाँ पे क्या यहाँ देखिए एक अच्छा आपको दिया गया एक कैब एट कारले महाराष्ट्र एक कैब एट कारले ये महाराष्ट्र का इमेज दिया गया है। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र यहाँ पे इमेज देखिए एक यहाँ पर क्या 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 कि देखो द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स की बात यहाँ पे देखिए द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा जो उसको यहाँ पे देख लेते हैं। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स यहाँ पे देखिए द हैज ट्रेडर्स जर्नीड देखिए हैज ट्रेडर्स जर्नीड टू डिस्टेंस लैंड्स इन कारवांस एंड शिप्स पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल विथ देम। तो फिर यहाँ देखिए क्या कि देखिए व्यापारी काफिलों में था जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। फिर देखिए यहाँ पर क्या पिलग्रिम्स की बात हम करते तीर्थयात्री किसको कहते उसको था से यहाँ पर कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या कि पिलग्रिम्स की बात करें तीर्थयात्री हम किसको कहते हैं उसको यहाँ पर था से मेंशन कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन देखिए पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू हॉली प्लेसेज इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। देखिए पिलग्रिम या था तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के पवित्र स्थानों की यात्रा क्या करते हैं। पिलग्रिम या तीर्थयात्री वे स्त्री या पुरुष होते हैं जो पिलग्रिम या तीर्थयात्री वे स्त्री या पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा क्या करते हैं। अब देखिए द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फासियन देखिए यहाँ पर क्या कि फासियन हु कैम टू द सब कंटेंट अबाउट 1600 ईयर्स एगो 1600 ईयर। फिर देखिए स्वेन सांग देखिए यहाँ पर क्या कि सांग स्वेन तत्सांग हु कैम अराउंड 1400 ईयर्स एगो एंड It Singh देखिए क्या एन It Singh who came about 50 years after Swen Sang the Swen Tatsang they came to visit place associated with the life of the Buddha chapter 6 as well as famous monasteries। यहाँ पर आपको देखिए क्या कि इसी आप यहाँ पर इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी इसी तरह आपको भारत की यात्रा पर आपको आए चीनी बौद्ध यात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध हुए। वो करीब 1600 साल पहले आया था। देखिए स्वेन तत्सांग 1400 साल पहले स्वेन तत्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या each of these pilgrims देखिए यहाँ पर क्या each of these pilgrims left an account of his journey। they wrote of the dangers they encountered on their travels because often sorry each of these pilgrims left an account of his journey। they wrote of the dangers they encountered on their travels which often took years of the countries and the monasteries that they visited and the book they carried back with them। देखिए उनमें से प्रत्येक यहाँ पे इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे।
इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा है और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा है जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फिर आप आगे यहाँ पे आपको है देखिए कि देखिए हाउ फास्यान रिटर्न टू चाइना। अब देखिए कि फास्यान आपको चाइना कैसे वापस लौटा, इसको यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा-सा। देखिए फास्यान यहाँ पे जो आपको कहा गया फास्यान, देखिए फास्यान बिगेन ही जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। ही द बॉर्डर देखिए ही बॉर्डर ए शिप बिलोंगिंग टू असम मर्चेंट्स। दे हैड barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. The merchants began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from the sinking. Fast and देखिए फास्ट एंड थ्रू अवे हिज देखिए अब मेगरी पर्सनल बिलोंगिंग्स बट clung to his books and the statues of the Buddha that he had collected. देखिए finally the storm subsided after 13 days. This is how he described the area. देखिए the sea itself is boundless in extent. It is impossible to know east or west except by observing the sun, moon, or a star in their motions. If it is dark, rainy weather, the only plan is to steer by the wind. It took him more than 19 days to reach Java, where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that took him to China. देखिए यहाँ पर क्या कि फास्यन ने क्या कि फास्यन अपने पर फास्यन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि वह एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फास्यन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संस्कृत या संग्रहित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। देखिए समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखो, बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचे उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे। वहाँ वो 5 महीने के रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। अब कि ट्राई एंड ट्रेस देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि ट्राई एंड ट्रेस द रूट फास्ट एंड टूक ऑन मैप 6 पेज 77। वाई डू देखिए यहाँ पर क्या वाई डू यू थिंक ही डिड नॉट वांट टू थ्रो अवे हिज बुक्स एंड स्टैच्यूज। यहाँ पर देखिए क्या मानचित्र 6 पृष्ठ का फास्यन द्वारा तय किए गए रास्तों को ढूंढो। अब देखिए बताओ कि फास्यन अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था। अब यहाँ देखिए क्या कि अब यहाँ पर देखिए स्वान तत्संग, यहाँ देखिए स्वान तत्संग की बात कर लेते हैं। देखिए स्वान तत्संग यहाँ देखिए क्या स्वान तत्संग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया कैरिड बैक विथ हिम स्टेचूज ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड सैंडलवुड एंड ओवर 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses. Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. He spent the rest of the life translating the remaining manuscript from Sanskrit into Chinese. यहाँ पे देखिए जो आपको कहा गया कि स्वयं तत्सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां 600 से भी ज्यादा पांडुलिपि एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब यहाँ फिर देखिए क्या कि नालंदा ए यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग की बात की। नालंदा एक शिक्षा का एक नालंदा बौद्ध शिक्षा का एक उत्कृष्ट केंद्र, एक विशिष्ट केंद्र की बात कर लेते हैं। स्वान तत्संग and other pilgrims spent time studying in Nalanda, Bihar, the most famous Buddhist monastery of the period. This is how he described it. The teacher देखिए यहाँ पर क्या, the teachers are men of the highest ability and talent. They follow the teachings of the Buddha in all sincerity. The roots of देखिए यहाँ पर क्या
The rules of the monastery, the rules of the monasteries are the rules of monasteries are strict, and everyone has to follow them. Discussions are held throughout the day, and the old and the young mutually help one another. Learned men from different cities come here to settle their doubts. The gatekeeper asks new entrance difficult. The gatekeeper asks new entrance difficult questions. They are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. यहाँ देखिए स्वयं तत्संग अतः अन्य तीर्थयात्रियों उस समय इसके सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या के नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। यहाँ के शिक्षक आपको योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ये कठिन प्रश्न पूछते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ये कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते। 10 में से 7 8 सही उत्तर नहीं दे पाते। 10 में से 7 8 से उत्तर नहीं दे पाते थे। स्वयं तत्संग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहते थे, कारण बताओ। देखिए यहाँ पर लिस्ट द रीजन वाई स्वयं तत्संग वांटेड टू स्टडी इन नालंदा। फिर देखिए द बिगनिंग ऑफ भक्ति की बात करता है। थोड़ा सा भक्ति की शुरुआत कर लेते हैं। भक्ति में जो आपको बात उसकी थोड़ा शुरुआत आप यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए दिस वाज, इससे पहले कुछ साथ इमेज भी आपको कहीं मेंशन किया नहीं। इमेज तो आपको कहीं नहीं है। इसके बाद देखिए द बिगनिंग, उससे पहले यहाँ पे एक आपके यहाँ पर इमेज शो किया, इसको देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि विष्णु हैज वरहा एन इमेज फ्रॉम ईरान, मध्य प्रदेश, ईरान देखिए मध्य प्रदेश। द मैग्निफिसेंट स्टैचू इज of a special form of Vishnu, the Varaha or a boar. According to the Purana, see chapter 11, Vishnu took the shape of a boar in order to rescue the earth, which had sunk into water. Here the earth is here the earth यहाँ पर क्या, here the earth is shown as a woman। देखिए क्या कि वराह के रूप में क्या, वराह के रूप में विष्णु। यहाँ पर देखिए क्या कि वराह के रूप में विष्णु एरन, वराह के रूप में विष्णु एरन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। देखिए पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए क्या कि इसके बाद हम आगे यहाँ पर चलते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए द बिगनिंग ऑफ भक्ति की बात करते हैं। मतलब भक्ति की जो शुरुआत हुई इसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। द बिगनिंग ऑफ भक्ति की जो शुरुआत है इसको यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए this was also the time when the worship of certain deities which became a central features of later Hinduism gained in importance. These deities include Shiva, Vishnu, and goddesses such as Durga. देखिए these deities were worshipped through bhakti, and an idea that became very popular at this time. Bhakti is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity. देखिए anybody whether rich or poor, belonging to the so called high or low caste, man or woman, could follow the path of bhakti. देखिए द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भागवत गीता, ए सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूस विच इज इंक्लूड इन महाभारत। इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क्स अर्जुन, his devotee and friend, and to abandon all dharms and take refuge in him, as only he can set Arjuna free from every evil. This form of worship gradually spread। यहाँ पर क्या देखिए दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप gradually spread to different parts of the country. Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifices.
देखिए अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर क्या, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, if a devotee worship the chosen deity with a pure heart, the deity will appear. The deity will appear in the form in which he or she may desire. So the deity could be thought of as a human being, a lion, tree, or any other form. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful image of the deities. देखिए यहाँ पर क्या कि इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ, बाद में हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। देखिए किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहते, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहते, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग, देखिए भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता में की गई। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही, यहाँ देखिए क्योंकि केवल कृष्ण ही क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। पूजा का यू रूप देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ हम देखिए क्या कि क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग, देखिए भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने में ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। बहुत अच्छी बात कहा। देखिए भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा करने के बाद ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था, देखिए भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इससे आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पैर या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज और स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, अब देखिए भक्ति की थोड़ा सा बात करें तो देखिए भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज। संस्कृत टर्म आपको भज, अब संस्कृत टर्म आपके यहाँ पर भज। देखिए भज मीनिंग टू डिवाइड और शेयर। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशन बिटवीन द deity एंड द devotee. भक्ति इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स भागवत, which is often translated as God, देखिए but also means one who purchases and share bhag, literally good fortune or bliss. The devotee known as the bhagwata shares his or her chosen deity's bhag। देखिए यहाँ पर क्या भक्ति, यहाँ पर देखिए क्या कि भक्ति भज शब्द से बना है। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि देखिए यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। यहाँ देखिए भक्ति, यहाँ पे क्या कि भक्ति भज शब्द से बना है। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति देखिए यहाँ पर क्या, भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भक्ति भगवत या भागवत के प्रति झुकाव है। भक्ति भगवत या भागवन के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है।
ए पोएम बाय भक्ता की बात की, देखिए एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता यहाँ पे आपको दिया गया। ए पोएम बाय भक्ता, यहाँ देखिए एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता यहाँ पे आपको है। देखिए मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल अस दैट रिचेज लर्निंग एंड हाई स्टेटस ऑफ हाई, देखिए यहाँ पर क्या, मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल अस दैट रिचेज लर्निंग एंड हाई स्टेटस डोंट ऑटोमेटिकली एंश्योर ए क्लोज relationship with the deity, देखिए with the deity, this is part of a poem composed by Tamil by Apar, a devotee of Shiva who lived about 1400 years ago. Apar was Apar was Vella, the leper with rotting limbs, the man who is regarded as low by the Brahmin, even the scavengers, even these men, if they are servant, example devotees of him who shelters on the Ganga, in his long hair, that is Shiva. I worship them. They are gods to me. What does the poet regarded as more valuable, societies or devotion? यहाँ पे आगे देखिए क्या है कि अधिकांश भक्ति शायद हमें ये बताते हैं कि धन ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए अधिकांश देखिए यहाँ हम भक्ति के बाद फिर से देखते हैं। यहाँ पर जो भक्ति की बात है आपके यहाँ पर कई ए पोएम बाय भक्त की देखिए भक्ति की जो बात यहाँ पर आपको की गई थी, वहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या भक्त, देखिए भक्ति जो है वो आपको यहाँ देखिए क्या, भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। इसका अर्थ यह है कि देखिए इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान या भगवान के प्रति झुकाव है। भक्ति जो है वह भगवान या भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपनी ऐश्वर्यता सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पोएम बाय भक्ता की बात की गई, ये पोएम बाय भक्ता की बात आपके यहाँ पर की गई है। ये पोएम बाय भक्ता, यहाँ पर क्या एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता की बात यहाँ पर की गई है। देखिए मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल अस दैट रिचेज लर्निंग एंड हाई स्टेटस डोंट ऑटोमेटिक एंश्योर ए क्लोज रिलेशनशिप with the deity. This is a part of a poem and composed in Tamil by Apar, a devotee of Shiva who lived about 1400 years ago. Apar was Vella, the leper with rotting limbs, the man who is regarded as low by the Brahman, even the scavenger, even these men, if they are servant, that is devotees of him who shelters the Ganga in his long hair, that is Shiva. I worship them. देखिए यहाँ पर क्या, they are gods to me. What does the poet regard as more valuable, social status or devotion? यहाँ देखिए जो आपको कहा उसको कहा, देखिए अधिकांश भक्ति शायद हमें यही बताते हैं कि धन ऐश्वर्य ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अपार एक वल्लाल था, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर सम्मान है। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज्यादा महत्व देते हैं? यहाँ देखिए व्हाट डज द पोएट्री गार्ड हैज मोर वैल्यूबल, सोशल स्टेटस और डिवोशन। यहाँ देखिए क्या बिकॉज द डेटीज, यहाँ पर क्या बिकॉज द जो यहाँ पर कहा गया बिकॉज द डेटीज, देखिए यहाँ पर क्या है कि बिकॉज देखिए क्या है बिकॉज द डिटीज वर स्पेशल, दिस इमेज, यहाँ पर देखिए दिस इमेज ऑफ द डिटी वर ऑफन प्लेस within special homes, place that we described as temples. You will learn more about these temples in chapter 11. Bhakti inspired some of the best expression in art, sculpture, poetry and architecture. देखिए हिंदू की बात करते हैं। द वर्ड हिंदू like the term India is derived from the river Indus. It was used by Arabs and Iranians to refer to people who
lived in the east of the river and to their culture practices including religious beliefs। अब देखिए हिंदू शब्द आपको इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द आपको अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको फिर देखिए अबाउट यहाँ पर क्या है, देखिए थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए। आपके यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए अबाउट 2000 ईयर्स एगो क्रिश्चियनिटी एमर्ज इन वेस्ट एशिया। जीसस क्राइस्ट वाज ब्रॉन इन यहाँ देखिए जीसस क्राइस्ट ब्रोन इन याज वाज ब्रोन बैथलहम। देखिए बैथलेहम यहाँ देखिए बैथलेहम विच वाज देन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। देखिए क्राइस्ट टीचिंग वर्ड दैट ही वाज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। ही आल्सो टाउट पीपल टू ट्रीट अदर्स विथ लव एंड ट्रस्ट अदर्स जस्ट हैज दे। देखिए यहाँ पे क्या जस्ट हैज दे देमसेल्फ वांटेड टू बी ट्रीटेड। Here are a few verses from the Bible, the holy book that contains the teachings of Christ. Blessed देखिए यहाँ पर क्या blessed are those who hungers and thirst for righteousness। देखिए for they shall be filled। Blessed are the merciful। देखिए यहाँ पर blessed are the merciful for they shall obtain mercy। Blessed are the pure in heart for they shall see God। देखिए यहाँ पर क्या कि ब्लेसेड आर द देखिए क्या ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। देखिए ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड्स। क्राइस्ट टीचिंग अपील। देखिए क्राइस्ट टीचिंग अपील देखिए क्राइस्ट टीचिंग अपील टू ऑर्डिनरी पीपल एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया अफ्रीका एंड यूरोप। द फर्स्ट क्रिश्चियन preachers came from West Asia to east coast of subcontinent within a 100 years of Christ's death। They can look at map 6 page 76 to 77 and trace out the route that they may have used। The Christians of Kerala known as Syrian Christians because they probably came from West Asia are amongst the oldest Christian communities in the world। देखिए यहाँ पर क्या करीब 200 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। देखिए जो इस समय रोमन समाज का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास को उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह ठीक है। यहाँ पर क्या कि बाइबल में ईसा मसीह उपदेश की बातें लिखी गई। यहाँ एक उसका अंश दिया गया है। धन है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन है क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन है वे जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। यहाँ देखिए क्या कि मानचित्र 6 पृष्ठ 77 को देखो और पता लगाओ कि किन रास्तों से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कि एक डेट भी आपको महत्वपूर्ण डेट भी आपको दिया, उनको यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए डिस्कवर ऑफ कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के अंदर यहाँ पर आपको देखिए डिस्कवर ऑफ सिल्क। यहाँ पर क्या देखिए डिस्कवर ऑफ सिल्क मेकिंग अबाउट 7000 ईयर्स एगो। देखिए क्या रेशम बनाने कला की खोज आपको 7000 साल पहले हुआ। फिर देखिए द चोर चेराज एंड पांड्याज अबाउट 2300 ईयर्स एगो। देखिए चोर चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले पूर्व में हुआ। उसके बाद आपको आगे देखिए ग्रोइंग डिमांड फॉर सिल्क इन द रोमन एम्पायर अबाउट 2000 ईयर्स एगो। रोमन साम्राज्य में रेशम मार्ग की बढ़ती मांग आपको लगभग 2000 साल पहले हुआ। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कनिष्का। देखिए कनिष्का द कुषाण रूलर अबाउट 1900 ईयर्स एगो। कनिष्का द कुषाण रूलर्स अबाउट 1900 ईयर्स एगो। देखिए कुषाण शासक कनिष्क से लगभग 1900 साल पहले
फिर देखिए क्या कि फास्यान कम्स टू इंडिया। फास्यान कम्स टू इंडिया अबाउट 1600 ईयर्स एगो। फास्यान यहाँ पे क्या है कि देखिए फास्यान का लगभग देखिए फास्यान का भारत आगमन, फास्यान का देखिए यहाँ पे क्या है कि फास्यान का भारत आगमन, फास्यान का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले, लगभग आपको 1600 वर्ष पहले। फिर आप आगे का देखिए स्वान देखिए यहाँ पर स्वान तत्संग कम टू इंडिया अपीयर कंपोज डिवोशनल पोएम्स इन प्रेज ऑफ शिवा अबाउट 1400 ईयर्स एगो। देखिए स्वान तत्संग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुआ, आपको हुआ था। यहाँ देखिए आपको क्लास सिक्स का जो हिस्ट्री चैप्टर 9 है वो पूरी तरह से फिनिश होता है। इसके बाद हम यहाँ पर अगले अध्याय में चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स की बात करते हैं। क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर 10 है, पार्ट 1 है। यहाँ देखिए न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स की बात हम करते हैं, नए साम्राज्य और उसके जो राज हैं उसकी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए अरविंद प्लेज ए किंग की बात करें कि अरविंद हैड बीन चूजन, देखिए अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट हैज अ किंग इन द स्कूल प्ले। ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च solemnly in splendid robes to twirl his mustache and wield the silver paper wrap sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a vena and recite poetry. देखिए a musician king who was that, देखिए he wondered, देखिए यहाँ पर क्या अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने को चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रूप भर कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वो अरविंद सोचने लगा। अब यहाँ देखिए एक खास जो बात है, यहाँ देखिए क्या कि देखिए यहाँ प्रशस्तियाँ, देखिए प्रशस्तियाँ एंड व्हाट दे टेल अस, देखिए प्रशस्तियाँ एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्तियाँ हम सभी लोगों को क्या बताती है, प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस, प्रशस्तियाँ और हम सभी को क्या बताती है। हाँ, देखिए यहाँ पर अरविंद वाज सपोज टू बी देखिए एक्टिंग हैज समुद्रगुप्ता ए फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज द गुप्ताज। देखिए वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता, देखिए समुद्रगुप्ता फ्रॉम ए लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट अलाहाबाद। इट वाज कंपोज एज अ इट वाज देखिए यहाँ पर इट वाज कंपोज एज अ काव्य बाय हरिसेन हु वाज ए पोएट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। देखिए यहाँ पर क्या समुद्रगुप्ता दिस इंस्क्रिप्शन, देखिए दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ ए स्पेशल काइंड ऑफ नोन एज प्रशस्ति ए संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ वाइल प्रशस्ति वर्ड कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर 9 such as गौतमी पुत्रा श्री सातकर्णी। they become far more important from the time of Guptas। यहाँ भी क्या बताती है प्रशस्तियाँ, और यहाँ बता इस चीज़ को मेंशन कीजिए। देखिए दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में हम इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना आपको समुद्रगुप्त के दरबार में कवि एवं मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। देखिए यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। देखो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। देखो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिससे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। जिसे तुमने आपको अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया।
अब देखिए यहाँ पर क्या कि एक ख़ास जो बात यहाँ पर की देखिए समुद्रगुप्त आज प्रस्तुति की बात करते हैं, समुद्रगुप्त की जो प्रस्तुति है उसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए कहा देखिए लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त आज प्रशस्ति टेल्स अस देखिए द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स हैज अ warrior देखिए हैज अ किंग who won victories in battle who was learned and the best of poets. He is also described as equal to the gods. The Prashasti was composed in very long sentence. Here is a part of one such sentence. यहाँ देखिए क्या कि आओ देखे देखिए आप आओ देखे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कभी ने इसमें राजा की एक योद्धा युद्धों को जीतने वाला राजा विद्वान था एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक ईश्वर के बराबर बताया यहाँ तक उन्हें ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए यहाँ यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या कि एक खास जो बात यहाँ पर दिया गया है देखिए समुद्रगुप्ता द वारियर की यहाँ पर बात की गई। समुद्रगुप्ता द आप यहाँ देखिए समुद्रगुप्ता द वारियर समुद्रगुप्त एक योद्धा के रूप में यहाँ पर शो किया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पर लिखा गया योद्धा समुद्रगुप्त एक योद्धा फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए यहाँ देखिए क्या है हुज बॉडी देखिए यहाँ पर क्या है कि हुज बॉडी वाज मोस्ट चार्मिंग यहाँ पर आपको कहा गया हुज बॉडी वाज मोस्ट चार्मिंग बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ हंड्रेड ऑफ स्कार्स कॉज अ बेटर एक्सेस अराउज स्पाइक्स स्पीयर्स बार्बेड darts swords iron clubs javelins barbed arrows long arrows and many other weapons। यहाँ देखिए जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुल्हाड़ियों तीरों भारों बरसों तलवारों लोहे की गदाओं नुकीलों तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दागों से भरे होने का अत्यंत सुंदर दिखता है। देखिए व्हाट डज दिस डिस्क्राइब टेल यू अबाउट द किंग एंड आल्सो अबाउट हाउ किंग्स फॉट वार। देखिए यह वर्णन तुम्हें राजा के बारे में क्या बताता है, राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। फिर आप आगे हम देखिए इफ यू लुक एट मैप 7 पेज 105 यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन यू विल आल्सो फाइंड ए सीरीज ऑफ रेड डॉट्स along the east coast and you will find areas marked in purple and blue as well। देखिए दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन provided in the Prashasti। Hari Sena describe 4 different kinds of rulers and tell us about Samungupta's policies towards them। यहाँ पर आपको देखिए जो आपको कहा गया कि देखिए यहाँ पर क्या कि अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन देखिए हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उसके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो कहा गया द रूलर ऑफ आर देखिए द रूलर ऑफ आर्यवर्त देखिए यहाँ पर क्या द रूलर ऑफ आर्यवर्त पहला जो यहाँ पे देखिए द रूलर ऑफ आर्यवर्त द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप हियर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स वर मेड ए पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ताज एम्पायर। देखिए यहाँ पर मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब देखिए द रूलर्स ऑफ दक्षिणापंथ the rulers of Dachinapant here there were 12 rulers some of whose capitals are marked with red dots on the map। they surrendered to Samudgupta after being defeated and he then allowed them to rule again। इसके बाद आपको दक्षिणा पंथ के 12 सा आते हैं। इसके बाद दक्षिणा पंथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। फिर आपको तीसरा नंबर में आपको कहता है क्या द इनर सर्किल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम कोस्टल बंगाल नेपाल and a number of gun sung remember chapter 5 in the north west mark in purple on the map। They brought a tribute followed his orders and attended his courts। यानी कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय बंगाल नेपाल और उत्तर पश्चिम कई गण या संघ है। अध्याय 5 में देखिए यहाँ पर क्या आते थे गण या संघ आते थे।
यानी कि ये समुद्रगुप्त के उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, हम चौथा हम क्या द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्केट इन ब्लू ऑन द मैप परहैप्स द डिस्केंडेंट ऑफ द कुशानाज एंड शख्स एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज। यहाँ देखिए क्या कि 4 नंबर पे यहाँ पे कहा गया कि बा इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, बा इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुशाणता शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। अब यहाँ पर आगे जो कहा गया है क्या, देखिए यहाँ पर द किंग हु प्लेड द वीणा, देखिए द किंग हु प्लेड द वीणा, द किंग हु प्लेड द, ये सिक्कों पर आपको शो किया गया है। यहाँ पर देखिए क्या कि देखिए द किंग हु प्लेड द वीणा सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्ता आर शोन ऑन क्वाइन सच एज दिस वन वेयर ही इज शोन प्लेइंग इन द वीणा। देखिए वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये समुद्रगुप्त का इमेज और समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए यहाँ पर आपको दिखाया गया है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए एक यहाँ पे आपको मैप दिया है, उसी मैप की यहाँ पे चर्चा भी आपको हो रही थी। इसी मैप के बारे में आपको यहाँ पर कहा भी गया था। इनर देखिए यहाँ पर क्या इनर स्टेट, यहाँ पर जो आपको इस वाले भाग को आप देख रहे हैं, ये एक यहाँ पर जो आप इस वाले भाग को आप देख रही है, आपको इनर स्टेट हुआ, ये आपको इनर स्टेट आपके यहाँ पर हुआ। यहाँ देखिए क्या, ये आपको इनर स्टेट हो गया, आउटर स्टेट हो गया और आर्यावर्त हो गया। तो ये सभी रंग, ये आप इस रंग का जो आपको होगा, जिसका हम इनर स्टेट हो जाता है, जो आपको सॉरी इसको आप आगे यहाँ देखिए क्या, देखिए यहाँ पर फाइन प्रज्ञा, यहाँ पर देखिए फाइन प्रयाग प्रयाग फाइन प्रयाग, देखिए फाइन प्रयाग द ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र पटना ऑन द मैप, दीज वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द गुप्ता रूलर्स। देखिए व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच समुद्रगुप्ता treated the rulers of आर्यवर्त एंड दक्षिणापंथ, कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर दिस डिफरेंस। मानचित्र में देखिए यहाँ पर क्या है कि मानचित्र में आपको प्रयाग, इलाहाबाद का पुराना नाम और उज्जैन तथा पाटलिपुत्र पटना को ढूंढ लो। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यावर्त तथा दक्षिणापंथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था, क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है। फिर आपको आगे यहाँ पे जो कहा है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर जेनियोलॉजिस्ट की बात यहाँ पर की गई। देखिए वंशावली की बात करते हैं, जीनियोलॉजी, देखिए जीनियोलॉजीज यहाँ पर आपका है। ठीक है, सबसे विक्रम संवत की बात करें कि विक्रम संवत की थोड़ा चर्चा यहाँ पर की गई है। द एरा, यहाँ देखिए द एरा, देखिए यहाँ पे द एरा बिगिनिंग इन द 58 BC is traditionally associated with Gupta's king Chandragupta Dutya, who had founded it as a mark of victory over the Shaks and assumed the title of Vikramaditya। यानी कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या जेनियोलॉजीज की बात यहाँ पर की गई, तो वंशावली की बात यहाँ पर की गई। वंशावली को थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके मोस्ट प्रशस्ति ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। देखिए दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ताज ग्रेट ग्रैंडफादर फादर एंड मदर, हिज मदर कुमारा देवी बिलोंगेड टू द लिच्छवी गण, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja Adhiraj Elite। देखिए यहाँ पर ये टाइटल that Samudragupta also used। His great grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas। It seems as if the family gradually rose to importance। देखिए अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वज के बारे में भी बताती है। प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के आपको पितामह यानी कि परदादा दादा पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी समुद्रगुप्त की जो माँ कुमार देवी लिच्छवीगण की थी, और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी उपाधि धारण की। उनकी
उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे ये आभास मिलता है कि धीरे-धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए अरेंज दिस टाइटल्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, राजा, महाराजा, अधिराज एंड महाराजा। फिर देखिए इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से राजा, देखिए राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा। अब देखिए क्या समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर्स इन द जेनियोलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर, जेनियोलॉजी मतलब लिस्ट ऑफ एंसेस्टर ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी such as his son Chandragupta Dutiya. We know about him from inscription and coins. He led an expedition to western India where he overcome the last of the Shaks. According to later belief, his court was full of learned people. About some of them you will read in chapter 11. यहाँ देखिए जो कहा गया समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में क्या उनके बारे में आपको अभिलेख होता है, सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी 11 में आपको मिलेगी। यहाँ पर फिर देखिए क्या कि यहाँ पर जो आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया है, हर्षवर्धन एंड द हर्षश्वेता की बात की, हर्षवर्धन एंड हर्षश्वेत की बात यहाँ पर की गई है। इसी पर एक छोटा सा यहाँ पर देख लीजिए क्या कि समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर इन द genealogies list of ancestors of later rulers of dynasties such as his son Chandragupta Dutiya. We know about him from inscription and coins. He led an expedition to western India where the overcome the last of Shak. According to later belief, his court was full of learned people. About some of them you will read in chapter 11. अब यहाँ देखिए हर्षवर्धन एंड द हर्षश्वेत की बात की गई। हर्षवर्धन और हर्षश्वेत की जो बात है उसको यहाँ पे देखिए while we can learn about the Gupta rulers from their inscription and coins, we can find out about some kings from biographies. हर्षवर्धन who ruled nearly 1400 years ago, which was one such ruler. His court his court poet Ban Bhatt wrote his biography, the Harsh Rachita in Sanskrit. This give us the genealogy of Harsha and ends with his becoming king. Swen Tatsang, about whom you read in chapter 9, also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw। देखिए जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह आपको कुछ अन्य शासकों के बारे में जानकारी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षित लिखी थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं तत्सांग ने जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफी समय के हर्ष के दौरान में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर कहा क्या कि हर्षा वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ द हिज फादर। यहाँ पर क्या कि हर्षा यहाँ पे क्या कि देखो हर्षा वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। देखिए हिज फादर इन लॉ वाज द रूलर ऑफ कन्नूज एंड ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नूज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। देखिए हर्ष अपने यहाँ जो कहा, देखिए हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनों कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। Although he was successful in the east and conquered Magad and probably Bengal also, he was not as successful elsewhere. He tried to cross the Narmada to
Yani although he was successful in the east and conquered Magad and probably Bengal, also he was not successful elsewhere. But he tried to cross the Narmada to march into Deccan, but was stopped by a ruler belonging to Chalukya dynasty, Pulkešian Dutya, Pulkešian II. यहाँ देखिए हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनों कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। देखिए मगध तथा बंगाल को जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सहायता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। देखिए look at the political map of India and list the present day states which passed through when he went first to Bengal and up to the Narmada। यहाँ देखिए क्या भारत का राजनीतिक मानचित्र देखे और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन को बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ देखिए द पल्लव चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रशस्ति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। द पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति की बात हम कर लेते हैं। द पल्लव्स एंड चालुक्य देखिए द पल्लव्स एंड चालुक्य वर द मोस्ट important ruling dynasties in South India during this period. The kingdom of the Pallavs spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of Chalukyas was centered around the Rajpur around the यहाँ देखिए ये आपको जो कहा गया around the देखिए रायचूर देखिए अराउंड द रायचूर doab between the rivers Krishna and Tungabhadra between the rivers of क्या कि तुंगभद्रा एंड कृष्णा देखिए ही होल देखिए यहाँ पर क्या Ahol, हम क्या Ahol, the capital of Charukya was an important trading center. It developed as a religious center with a number of temples. The Pallavs and Charukya frequently raided one another's islands, especially attacking the capital cities, which were prosperous towns. फिर आप आगे यहाँ पर कहा देखिए द बेस्ट नोन देखिए आप क्या कि द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन सेकंड। वी नो अबाउट हिम यहाँ देखिए क्या यहाँ पे देखिए वी नो अबाउट हिम फ्रॉम ए प्रशस्ति कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। दिस टेल अस अबाउट हिज एंसेस्टर हु आर ट्रेसेड बैक थ्रू अ 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल्स। यहाँ देखिए क्या इस काल में पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ देखते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। अब देखिए पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी आपको एहोल थी। एहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। एहोल बाद में धार्मिक केंद्र बन गया था जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। फिर देखिए पुलकेशिन द्वितीय यहाँ देखिए क्या कि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। और पुलकेशिन द्वितीय सबसे महान प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इनमें तक इसमें उसके पूर्वज खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज मिला था। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति एंड he led expeditions देखिए he led expedition along both the west and east coast. Beside he checked the advance of Harsha. There is an interesting play of words in the poem. Harsha means happiness. The poet said that after this defeat Harsha was no longer hers. Pulkeशिन also attacked the Pallav king who took shelter behind the walls of Kanchipuram. But the Chaluk victory was short-lived. Ultimately, both the Pallavs and the Chalukya gave away to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasties, about which you will study in class 7th। यहाँ देखिए जो आपको कहा गया
यहाँ देखिए क्या कि रवि कीर्ति के अनुसार यहाँ देखिए क्या रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय रवि कीर्ति के अनुसार यहाँ पर क्या रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अति उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने शुरू कहा। हर्ष का अर्थ आनंद होता है, लेकिन कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। देखिए पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इस बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। अब देखिए वे कौन से राजा हु देखिए आपको क्या हु वर द अदर रूलर्स हु ट्राई टू कंट्रोल द कोस्ट एंड व्हाई। यहाँ हम देखिए क्या कि वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। फिर आप आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। देखिए यहाँ पर क्या हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ देखिए हाउ आर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। यहाँ देखिए हैज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए क्या देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट हैज वेल। देखिए किंग्स अडॉप्टेड ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल आइदर इकोनॉमिकली और सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। फॉर इंस्टेंस, यहाँ देखिए क्या है कि पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नो हेयर डाइटरी। दिस मीन्स दैट सन सक्सीड फादर्स to this post. For example, the poet Harisen was a Mahadanda Nayaka or chief judicial officer like his father. कुछ महत्वपूर्ण प्रशासक के पद आपको अनुवांशिक बन अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक। देखिए महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया समटाइम्स। यहाँ देखिए समटाइम वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेज। फॉर इंस्टेंस बिसाइड बीइंग अ महादंडनायक हरिसेन वाज ए कुमार आमत्य मीनिंग एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर एंड ए संधि विग्राहिका मीनिंग ए मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस। देखिए क्या कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति विषयों का भी मंत्री था। देखिए बिसाइड्स इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड ए से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इंक्लूड the nagar श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। the Sartwaha or the leader of the merchant caravans the Prathma Kulika or the chief craftsman and the head of Chhatyas और scribes। यहाँ पे देखिए संभवतः यहाँ जो आपको कहा गया संभवतः देखिए संभवतः वहाँ का स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी। सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार था कायस्थ। मुख्य शिल्पकार था कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अब हम देखिए खास जो बातें आपके यहाँ पर की गई उसको आपके यहाँ पर देखते हैं। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक ही देखिए इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोच कर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब देखिए these policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. What do you think what do you think may have been the advantage and disadvantage of having a hereditary officer? A new kind of army। हम देखिए a new kind of army की बात करते हैं, एक नए प्रकार की सेना की यहाँ पर बात कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर लाइक अर्लियर रूलर सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन, देखिए मेंटेन ए वेल ऑर्गेनाइज आर्मी विथ एलिफेंट्स चैरियट्स कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स beside there, देखिए beside there were military leaders who provide the king with troops whenever he needed them. They were not, देखिए they were not paid regular salaries. Instead some of them received grants of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for welfare. These men were known as Samanthas. Whenever the rulers was weak, Samanthas tried to become independent. अब यहाँ देखिए क्या एक नए प्रकार की सेना की बात यहाँ पर करते हैं। यहाँ देखिए कुछ राजा यहाँ पर क्या है कि कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी रथ घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में देखिए क्या इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तक घोड़े की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि आगे यहाँ पे आपको दिया गया है कि देखिए यहाँ पर आगे आपके यहाँ पर क्या कि असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम की बात की। असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम्स आपके यहाँ पर क्या दक्षिण राज्यों में आपको सभाओं की जो बात की गई है। देखिए द इंस्क्रिप्शन ऑफ द मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। These include the Sabha, which was an assembly of Brahman and landowners. This assembly functioned through sub-committees which looked after irrigation, agriculture operation, making roads, local temples, etc. देखिए दज यू आर वाज ए विलेज असेंबली। यहाँ पे देखिए दज योर वाज ए विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स एंड द नगरम वाज। देखिए यहाँ पे यू आर योर है मतलब अर है, या इसको अर हम पढ़ेंगे यू आर को। ये जो आप यहाँ पर यू आर लिखा है फिर आपको आगे यहाँ पे आगे देखिए द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. Many of these local assemblies continued to function for centuries. पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जैसे सिंचाई, खेती-बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उड़ यू आर मतलब उड़ होता है, वहाँ उड़ नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम देखिए यहाँ पर क्या नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी दर शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती थी। फिर आपको आगे यहाँ पे दिया गया है। देखिए ऑर्डिनरी पीपुल इन द किंगडम्स की बात यहाँ पर की गई। ऑर्डिनरी पीपुल इन द किंगडम्स की बात यहाँ पर आपको की गई है। ऑर्डिनरी पीपुल्स इन द किंगडम्स मतलब क्या कि देखिए उस जमाने में आम लोग की यहाँ पर उस जमाने में जो आम लोग है उसकी बात यहाँ पर की गई। ऑर्डिनरी पीपुल्स इन द किंगडम उस जमाने में जो आम लोग थे मतलब उस समाज में जो आम लोग थे उसकी बात यहाँ पर की। देखिए वी कैन कैच एन ओकेजनल glimpse of the lives of ordinary people from plays and other accounts. Let us look at some of these. देखिए Kalidas is known for his plays depicting life in the king's court. An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmins were used Prakrit. His most famous plays देखिए अभिजना शाकुंतलम। अभिजना आपको शकुंतलम is the story of the love between the king named Dushyanta and the young woman named Shakuntala. We find an interesting description of the flight of a poor fisherman in this play. देखिए जनसाधारण यहाँ पे जो कहा गया क्या कि देखिए जनसाधारण की जो बात यहाँ पे आपको की गई है। देखिए यहाँ जनसाधारण के जीवन को थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। फिर हम देखिए क्या कि जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटक यहाँ पे क्या देखिए कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान यहाँ पर अभिजन नहीं आपको अभिज्ञान है। देखिए यहाँ पर जो अभिजना है ABHIJNANA, यहाँ पर अभिज्ञान है, बल्कि अभिज्ञान है। जी से यहाँ पर ज्ञान का मतलब होता है।
अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत नाम एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती के प्रेम कहानी। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। देखिए कही गई है। ए फिशरमैन, देखिए ए फिशरमैन फाइंड्स ए रिंग। यहाँ पर आपका एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। यहाँ देखिए ए फिशरमैन, यहाँ पे क्या देखिए ए फिशरमैन, देखिए यहाँ पे ए फिशरमैन फाउंड ए प्रीसियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला, देखिए बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली swelled by a fish. When he went to the palace with it, the gateman accused him of theft, and the chief police officer was rather rude. However, the king was happy when he saw the ring and sent a reward for the fisherman. Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a drink. एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। वो यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरों को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के उसके साथ शराब खाने चल पड़े। Do you think that if a poor man finds something and reports this to the police, he would be treated like this today? अगर अधिक आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता और वह पुलिस में खड़ा खबर करता है, तो क्या उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा? नहीं। लेकिन नेम अ फेमस मैन हु टाउट इन प्राकृत एंड ए किंग हु इशूड इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत। यहाँ तक एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत अपने अभिलेख लिखवाए। अब यहाँ देखिए फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए क्या द चाइनीज पिगमी फास्यान नोटिस द फ्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय द हाई एंड माइटी। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। ही राइट्स इफ सच अ मैन इंटर्स ए टाउन और ए मार्केट प्लेस, ही स्ट्राइक्स ए पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। पीपल hearing this sound know what it means, and avoiding touching him or brushing against him. And Banbhat provide us with a vivid picture of the king's army on the move. यहाँ देखिए क्या, यहाँ पे जो आगे देखिए चीनी तीर्थयात्री फासेंग का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें उच्च और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी प्रकार के सतर्क से बचाते थे, किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। देखिए द किंग्स आर्मी यहाँ पर आपको है, द राजा की जो सेना है उसकी बात यहाँ पर की गई, किंग्स आर्मी की बात की गई है। देखिए द किंग ट्रेवल विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट अपार्ट फ्रॉम वेपन्स देयर वर थिंग्स ऑफ डे यूज सच एज पोट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज goat, deer, rabbits, vegetables, spices carried on carts or loaded on to pack animals such as camels and elephants. This huge army was accompanied by musicians beating drums and others playing horns and trumpet. यहाँ देखिए villagers had to provide hospitality along the way. They came with gifts of curds and good and flowers and provided fodder for the animals. They also tried to meet the king and place their complaints and petition before him. The army left a trail of destruction behind. Elephant often trampled down the herds of villagers, and then the oxen yoked to the caravans of merchants ran away, scared by the tumults. देखिए हैज बाणभट्टा से द होल वर्ल्ड वाज स्वेल अप इन डस्ट। अब यहाँ देखिए ये राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेके जाता करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियाँ, मसाले आदि थे। विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया जाती थी। देखिए इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े बिगुल तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गाँव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों को उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके।
पर ये सेना अपने पीछे विनाश और विध्वंस के निशान छोड़ जाती थी। वो अक्सर गाँव वालों की झोपड़ियाँ हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफ़िले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल में डर कर भाग खड़े होते थे। बानभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। या देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर कैरिड विद द आर्मी। यहाँ देखिए क्या है, सेना के साथ ले जाने वाली सारी वाली चीज़ों की सूची बनाइए। फिर व्हाट डिड द विलेजर्स ब्रिंग द फॉर द किंग। यहाँ देखिए ग्रामवासी राजा के लिए क्या-क्या लेकर आते थे। फिर यहाँ पर एल्सवेयर की थोड़ा-सा यहाँ पर चर्चा की गई, अनियंत की थोड़ा-सा चर्चा यहाँ पर की, उसकी थोड़ा-सा यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए एल्सवेयर्स की थोड़ा-सा यहाँ पर चर्चा आपको की गई है। देखिए फाइंड अरबिया ऑन मैप 6 पेज 76 ऑल्दो इट इज़ अ डेज़र्ट इट वाज़ यहाँ देखिए इट वाज़ एट द हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरी। इन फैक्ट अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। अदर्स हू लिव्ड इन अरेबिया वर द बिडोइन्स। देखिए बिडोइन्स देखिए क्या pastoral tribes depending mainly on camels, hardy animals that could survive in the deserts. Around 1400 years ago, Prophet Muhammad introduced a new religion, Islam, in Arabia. देखिए like Christianity, Islam was a religion that laid a stress on the equality and unity of all before Allah. The one supreme God here is a verse from the Quran, in the sacred book of Islam, for Muslim men and women, for believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble, देखिए who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their देखिए chastity, and for men and women who engage much in Allah's remembrance, for them has Allah prepared forgiveness and a great reward. देखिए विदिन ए हंड्रेड, देखिए यहाँ पर क्या विदिन ए 100 years इस्लाम स्प्रेड to North Africa, Spain, Iran, and India. Arab settlers who were already familiar with the coastal settlements of the subcontinent now brought the new religion with them. Arab soldiers conquered Sindh in present-day Pakistan about 1300 years ago. देखिए मानचित्र क्षेत्र में अरब ढूंढे मरुभूमि होते हुए सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापार तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों को बेदुइन थे जो घूमने का कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में विश्वास कर सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्ची स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्त्री मन की स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह इन्हें इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अल्लाह इन सब के क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। मानचित्र उन रास्तों को ढूंढो जिनमें से नाविक तथा सिपाही इस उपमहाद्वीप में आए होंगे। फिर आपको देखिए इमेजिन हर्षवर्धन अरविंद विल विजिट योर विलेज नेक्स्ट वीक, योर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर विजिट, डिस्क्राइब व्हाट दे एंड डू। अब हम देखिए कि एक डेट्स यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी अबाउट 1700 ईयर्स एगो। यहाँ पे आपको चीज़ दिया गया, देखिए गुप्त वंश की शुरुआत आपको 1700 साल पहले हुआ था। गुप्त वंश की शुरुआत आपको 1700 साल पहले आपको हुई थी। द रूल ऑफ हर्षवर्धन अबाउट 1400 ईयर्स एगो, और हर्षवर्धन के शासन को 1400 साल पहले आपको आती है। यहाँ देखिए चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है।